नमस्कार, मैं हूं रीनू। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं आज क्या है अन्नदाता में। सफल डेयरी व्यवसाय करके किसान कमा रहा है सालाना लाखों की आय। खीरा की सफल खेती कर रहे किसान से मुलाकात। आज के दौर में डेयरी व्यवसाय फलता फूलता व्यवसाय बनता जा रहा है। इस व्यवसाय को कड़ी मेहनत और उन्नत तरीके से करके काफी आगे तक बढ़ाया जा सकता है। और आज हम आपको गांव बलेखंड जिला जयपुर के ऐसे ही सफल पशुपालक सुरेश यादव से मिलवाने जा रहे हैं, जो उन्नत तरीके से गाय भैंसों का पालन करके सालाना लाखों की आय कमा रहे हैं और आज वे इस व्यवसाय को करके काफी खुश नजर आ रहे हैं। तो आइए मिलते हैं इसी पशुपालक से और जानते हैं इनकी सफलता का राज खुद इन्हीं से। अपने देश में खेती किसानी के साथ साथ पशुओं का पालन पुरानी परंपरा रही है। किसान अपनी आवश्यकता के अनुसार दुधारू पशुओं का पालन करते हैं, लेकिन बदलते इस दौर में पशुपालन एक व्यवसाय का रूप ले चुका है। गांव से लेकर शहरों तक डेयरी फार्मिंग के प्रति लोगों का रुझान बढ़ता ही जा रहा है। अपनी कड़ी मेहनत और सच्ची लगन से कई किसान कामयाबी की कहानी लिख रहे हैं। ऐसे ही है ये किसान जिन्होंने कभी हार नहीं मानी और आज इनके पास छोटे बड़े कुल 70 पशु हैं, जिनसे ये रोजाना 300 लीटर दूध का उत्पादन ले रहे हैं और बन गए हैं दूसरे पशुपालकों के लिए प्रेरणा के स्रोत। मेरा काम खेती के साथ साथ पशुपालन का भी है, जो आप देख रहे होंगे। तो मैं पहले छोटे स्तर पर पशुपालन करता था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि इसमें कुछ बचत दिख रही है मेरे को, तो खेती के साथ साथ में अपना पशुपालन का भी थोड़ा और काम को बढ़ाया जाए। इसलिए मैंने अपने ये पशु जैसे धीरे धीरे अपने आप बढ़ गए, जैसे ये गाय भी आ गई, भैंस भी आ गई। पशुपालक भाइयों, इनके पास छोटे बड़े कुल पशुओं की संख्या 70 है और ये किसान उन्नत तकनीक से पशुपालन का कार्य करते हैं, जिससे इनकी देखभाल में काफी आसानी रहती है और इनके पशु भी स्वस्थ हैं। और इन पशुओं का उचित प्रबंधन करके ये किसान इनसे अच्छा दूध उत्पादन ले रहे हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जैसे हमारा सुबह उठने का जो रूटीन होता है, उसमें हम 4:30-5 बजे के लगभग उठ जाते हैं। तो सबसे पहले हमारा काम यह होता है कि हम जैसे गोबर वगैरह है उसको यहाँ से साफ कर देते हैं इनके आसपास से। उसके बाद हम दूध निकालने लग जाते हैं। दूध निकाल के सारे दूध को इकट्ठा करके फिर उसके बाद में हमारा काम होता है इनको चारा और बंटा डालना। इनमें चारा पहले से डाला हुआ होता है, उसके बाद में हम उसमें बंटा डाल देते हैं और उनको पशुओं को छोड़ देते हैं। अपनी अपनी जगह पर सभी जानवर चले जाते हैं और ये खा लेते हैं। उसके बाद में 2 घंटा 1.5 घंटा हम इनको खिलाते हैं। उसके बाद में इनको लगभग 8:30-9 बजे हम इनको पानी पिलाते हैं, नहलाते हैं जानवरों को और उसके बाद में उनको छाया में बांध दिया, जैसे सुविधा अनुसार कहीं भी बांध दिया उनको। फिर लगभग 10 बज जाते हैं ये सब करते हुए। उसके बाद में थोड़ा सा हमें हरे चारे का जुगाड़ करना पड़ता है इनके लिए। हरा चारा काटा, आधे पौन घंटे में हरा चारा काट लिया और उसके बाद में हम नहा धो के अपने आराम में लग जाते हैं। और उसके बाद में हम 3 बजे वापस अपने ड्यूटी पर लगते हैं, अपने काम पर लगते हैं। उसके बाद में वही सुबह वाला प्रोग्राम, जैसे इसका गोबर साफ किया उनकी जगह से और फिर दूध निकाला। उसके बाद में दूध निकाल के इनको खाने के लिए चारा डाल दिया, बंटा डाल दिया और पानी पिला दिया। लगभग 6-6:30 बजे तक पानी पिला के इनको अपनी जगह पर वापस बांध देते हैं। ये हमारा रोज़ का काम है। अब जैसे सर्दियां चालू हो गई, सर्दियां पड़ने लग गई, तो हम क्या करते हैं सर्दियों के अंदर रात को इनको जैसे टिन शेड लगा रखा है, उस टिन शेड में बांध के उसके चारों तरफ से ढक देते हैं ताकि इनको सर्दी ना लगे। और दिन के अंदर खाना वाना खिला के पानी वानी पिला के इसको धूप में बांधते ताकि इनको दिन भर धूप मिलती रहे।
गर्मियों के अंदर क्या होता है कि धूप पड़ती रहती है, तो टिन शेड के नीचे इनको खाना खिलाते हैं। उसके बाद में रात को खुले के अंदर इनको बांध देते हैं और ये आराम से हमारे पशु रहते हैं। जैसे मई जून के महीने में ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो हमने टिन शेड के नीचे फोगर भी लगा रखे हैं, तो उससे क्या उनको ठंड मिलती रहती है, हल्की हल्की हवा चलती रहती है, तो उसमें उनको अच्छा फील होता है, बढ़िया लगता है और पशु भी ठीक रहते हैं, ज़्यादा बीमार भी नहीं पड़ते हैं। किसान भाइयों, इस पशुपालक ने अपने पशुओं का प्रबंधन इतना अच्छा कर रखा है कि पशुओं के दूध उत्पादन पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। साथ ही प्रबंधन अच्छा होने से इनमें किसी प्रकार की बीमारी भी नहीं आती है। किसान भाइयों, पशुओं की देखभाल के साथ ही ये किसान इनको संतुलित आहार खिलाते हैं, जिससे इनके पशुओं का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। इनके आहार की बात करें तो ज़्यादातर तो हम अपने खेतों में पैदा हुआ अनाज ही इनको खिलाते हैं और उसके साथ में पशुआर है, जैसे गुआर है, बाज़ार से खल भी लाना पड़ता है हमें। अब इनको जैसे कई अनाज ऐसे हैं जिनको पका कर खिलाना पड़ता है, जैसे गुआर है, काकड़ा भी है, मेथी है, बाजरा है, वो इन सब जो अनाज हैं इनको हम क्या है कि पका कर खिलाते हैं और उसके बाद में उसमें जैसे कुछ पशुआर मिला लिया और चूरू मिला ली उसमें, और कई तरह के प्रोडक्ट जो हैं बाज़ार से लाते हैं वो मिला के इनको सबको एक जगह तैयार करके फिर जो चारा होता है उसके ऊपर डाल देते हैं और अपने पशु आराम से खा लेते हैं। और मिनरल मिक्सचर डॉक्टर से हमें सलाह देते हैं कि इनको हमेशा दिया करें, तो रेगुलर हम मिनरल मिक्सचर इनको समय समय पर देते रहते हैं। और इनकी पेट की सफाई के लिए हम हर 3 महीने से इनको कीड़े मारने की दवा देते हैं। जैसे इसमें कीड़े मारने की एक बार गोली देते हैं, एक बार इंजेक्शन लगवाते हैं। पहली बात तो हमारा मैनेजमेंट ऐसा है कि हम पशुओं के पास में बिल्कुल साफ़ सफाई रखते हैं। जैसे थोड़ी बहुत गंदगी हुई, हम नई मिट्टी डालना हुआ, ऐसा कर देते हैं तो ज़्यादा बीमार हमारे पशु पड़ते नहीं। जैसे मैनेजमेंट ऐसा है तो इसका प्रोडक्शन भी अच्छा होता है। हमने जो ये मैनेजमेंट कर रखा है वो इस तरीके से कर रखा है कि हमें इसमें ज़्यादा लेबर की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे इसको पानी पिलाना हुआ तो 2-3 जगह पानी पिलाने का अपना कर रखा है कि अलग अलग बांध दिया उनको और फिर खोल के फिर दूसरे को बांध दिया, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसमें। और हमारे पशु भी इस तरीके से मैनेजमेंट में हमारे ज़्यादा ना तो बीमार पड़ते हैं और ठीक रहते हैं। समय पे इनकी ब्यात हो जाती है, समय पे छिमन लग जाती है, कोई परेशानी नहीं होती। पशुपालक भाइयों, ये तो हुई इनके डेयरी फार्म के प्रबंधन की बात। अब आइए जानते हैं इनकी आय और लागत के बारे में कि इनको इस डेयरी फार्म से कितनी आय हो रही है और कितना खर्चा हो रहा है खुद इन्हीं से। देने वाले जानवर मेरे पास 12 भैंसें हैं और उनका दूध 1 क्विंटल रोज होता है, और 25 गायें हैं, उनका 2 क्विंटल लगभग उनका दूध होता है रोज का। 55 रुपये किलो तो भैंस का दूध जाता है, उस हिसाब से 5,500 रुपये का तो भैंस का दूध हो गया, और 2 क्विंटल दूध हमारा 8,000 का गाय का दूध हो गया 40 के भाव से। कुल मिलाकर लगभग 13,500 का हमारा रोज़ का दूध जा रहा है। अब इनका खर्चे का बात करें तो 3,000 का तो हमारा चारा हो गया, और 4,000 का हमारा अनाज हो गया, बंटा जैसे भी जो भी है बाज़ार का लिया हुआ वो हो गया। ये 7,000 का हो गया, 2-3 हज़ार की बर हो गई। इन ट्रैक्टर का खर्चा मिलाकर 9,500 रुपये का अपना ये इसमें खर्चा आता है, और 4,000 रुपये की इसमें बचत आ रही है हमें पर डे की। और भी कई खर्चे हो जाते हैं, तो वो खर्चे जैसे हमारे गोबर हो गया वो खेतों में डाल लेते हैं, और कुछ बछड़े और बछड़ियाँ हैं वो हम साल के बेच लेते हैं। 3-4 लाख के हम पशु बेच लेते हैं, और उससे क्या है कि हमारा जो और खर्चा है वो निकल जाता है इसमें। किसान भाइयों, इस साल इनको भैंसों के दूध के साथ साथ गायों के दूध की भी अच्छी रेट मिल रही है। ये किसान डेली गाय भैंसों का 300 लीटर दूध बेच रहे हैं। इससे इनको प्रतिदिन 13,500 रुपए की आय हो रही है। और यदि इनके खर्चे की बात करें तो इनके पशुओं पर प्रतिदिन लगभग 9,500 रुपए का खर्चा आ रहा है। यदि किसान भाइयों इस आमदनी का 13,500 में से कुल खर्चा 9,500 रुपए निकाल दे तो इन्हें प्रतिदिन 4,000 रुपए की शुद्ध बचत हो रही है। इस प्रकार से प्रतिमाह इन्हें दूध से 1,20,000 रुपए का शुद्ध मुनाफा मिल रहा है। जैसे दूध के भाव में तेजियाँ होती हैं, जैसे शादियों का सीज़न हो गया, त्योहारी सीज़न हो गया, तो उसके अंदर हम क्या है हमारे दूध को जयपुर भी ले जाते हैं, और वहाँ पर भी हम मंडी के अंदर उनको बेचते हैं, तो हमें और ज़्यादा प्रॉफिट होता है। और हमारा तो जो भी सारा सिस्टम है, बच्चों की पढ़ाई है, और भी कई खर्चे हैं, वो सब हमारा पशुपालन से निकलता है, और हम आराम से अपना जीवन गुजार रहे हैं। तो मैं आपसे
यही कहना चाहूँगा कि आप भी पशुपालन अपनाएं। ये पानी की जैसे कमी भी है तो आने वाले समय में भी ये दूध की बड़ी मांग रहने वाली है, तो आप दूध का व्यवसाय, पशुपालन का व्यवसाय ज़रूर करें। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। ये जो हमारे नेट हाउस है 3920 स्क्वायर मीटर है और इसको बागवानी विभाग से हरियाणा सरकार के द्वारा 65% सब्सिडी दी हुई है। इसकी जो कॉस्ट थी 25,40,000, उसमें 65% सब्सिडी हरियाणा गवर्नमेंट ने दी है। और जो किसान का मेरा खुद का इसमें हिस्सा लगा है 35%, वो 8,40,000 रुपये के आसपास में मेरी अनुदान यानी कि किसान का हिस्सा लगा है। इसके अंदर क्या है कि जैसा आप खुले में खेती करते हो तो इसमें खुले की बजाय हम तकरीबन 10 एकड़ की खेती हम 1 एकड़ में ले लेते हैं। और ये इसमें पहली बिजाई हमने फरवरी में 20 फरवरी को की थी। 20 फरवरी से जुलाई के आसपास तक वह फसल चली और उसमें फिर रेस्ट देने के बाद में ये हमने अपना 9वें मंथ में जो दूसरी फसल लगाई है वो 9वें मंथ की 12 तारीख को लगाई थी। और इसमें से मैंने अभी 4 तुड़ाई ले ली है और अभी भी आप देख रही हो कि ये चल रहा है। इसमें से 300 क्विंटल जा चुका है। मार्केट रेट अभी जो एवरेज आ रही है वह 12 से अभी 14 रुपये के, अभी पहले 18 रुपये था। जो एवरेज आ जाएगी वो 15 रुपये के आसपास की एवरेज आ जाएगी। ये आप जैसे देखा होगा 2-3 दिन पहले तुड़ाई हुई थी, अब 2-3 दिन के बाद में और तुड़ाई हो जाएगी। 3,920 वर्ग मीटर यानी लगभग 1 एकड़ एरिया पर नेट हाउस में खीरा लगाया गया है, जिसकी लगातार तुड़ाई चल रही है और अब तक 300 कुंतल उपज ले चुके हैं, जिससे 1,500 रुपए प्रति कुंतल के हिसाब से 4.5 लाख रुपए की कुल आय ले चुके हैं। अभी यह फसल लगभग फरवरी माह तक उपज देगी, जिससे इनकी आय और बढ़ेगी। ये देखो जी, जो मेरा फार्मर शेयर गया था, किसान का हिस्सा गया था 8,40,000 रुपये, वो मेरा पूरा हो चुका है। और ये जो मैंने फरवरी में लगा था, 2022 में लगा था फरवरी में, ये लगा लो फरवरी में, अब तक मेरा पैसा फरवरी की ही फसल में पूरा हो चुका था। अब तो मुझे बेनिफिट ही हो रहा है। जो मेरी फसल का खर्चा आया था वो तकरीबन 2.5 लाख रुपए के आसपास में फसल लगाने का, मल्चिंग का, खाद का ये खर्चा आ जाता है, धागा वगैरह का। 1 एकड़ में नेट हाउस और ड्रिप सिस्टम पर इनका कुल खर्च 8,40,000 रुपए आया था और फसल उत्पादन पर 2.5 लाख का खर्च आया। यानी 2 फसल में ही नेट हाउस की लागत निकल आई, बल्कि दूसरी फसल से इनको मुनाफा भी हो रहा है। अब आगे जो भी फसल लेंगे उससे इनको अच्छा मुनाफा मिलेगा। जैसा हमने इसमें स्टार्टिंग में क्या किया, इसकी जुताई करी और जुताई करके पहले टीलर से जुताई करी, फिर रूटर वेटर से इसको बिल्कुल मिट्टी को वो किया, फिर इसमें हमने गोबर की खाद मिलाई, उसको सुखा के गोबर की खाद को डाली। उसमें कम से कम 6-7-8 ट्रॉली हमने इसमें गोबर की खाद डाली। फिर उसके बाद में हमने बेड बनाया। बेड से बेड की दूरी 90 सेंटीमीटर है और जो बेड की चौड़ाई है वह 85 सेंटीमीटर है और पौधे से पौधे की दूरी 40 सेंटीमीटर है। खीरा की खड़ी फसल में इन्होंने प्लास्टिक मल्चिंग भी किया है। इससे सिंचाई कम करनी पड़ती है और खरपतवार नहीं। खड़ी फसल में घुलनशील उर्वरकों का प्रयोग ड्रिप के ही माध्यम से करते हैं और इसी माध्यम से जरूरी दवाओं का भी प्रयोग करते हैं। मल्चिंग सीट हम इसलिए लगाते हैं कि जैसा खरपतवार हो जाता है, लेबर में कॉस्ट ज़्यादा लगती है, तो इसके ऊपर क्या होता है, एक तो पौधे में नमी रहती है, ज़्यादा हमें पानी को वो नहीं करना पड़ता और खरपतवार कम जमते हैं। अगर हम मल्चिंग नहीं लगाएंगे खरपतवार ज़्यादा जमेंगे और हमारी लेबर की कॉस्ट इसमें ज़्यादा आ जाएगी। सिंचाई इसकी जैसा अब सर्दी आ चुकी है तो सिंचाई का इसमें नमी तकरीबन अगर 85% के आसपास तक नमी रहती है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम 4 दिन के बाद में इसमें सिंचाई करेंगे और तकरीबन हमें 10-15 मिनट चलानी है। इसमें ड्रिप लगी हुई है, जो ड्रिप है वो 16 mm की है, पीसी ड्रिप है इसमें, क्योंकि कुछ किसान भाई क्या करते हैं, जो ड्रिप वगैरह है वो 12 mm की लगा देते हैं और 2 LPH की ड्रिप लगा देते हैं। क्योंकि 2 LPH की ड्रिप से क्या होता है कि पौधे को अधिक पानी जाता है, अधिक पानी जाने से उसमें फंगस वगैरह की काफ़ी बीमारी आ जाती है। जो खाद है वो भी ड्रिप इरीगेशन के द्वारा दिया जाता है। ये समय के हिसाब से पौधे को दिया जाता है जो पौधे की रिक्वायरमेंट होती है। ये तो नहीं है कि भाई मैंने अगर पौधे की रिक्वायरमेंट
रिक्वायरमेंट आज 1 किलो की है, 1 किलो 50 लीटर पानी में घोल करके उसमें दिया जाता है। ये नहीं है कि भाई मैंने 5 किलो लिया और उसमें डाल दिया। इससे पौधा एक बार को ग्रोथ करेगा, लेकिन फिर बाद में पौधे में प्रॉब्लम आनी चालू जाती है। कुछ किसान भाई ये कहते हैं कि भाई इसमें यूरिया दे दो, एक साथ में 5 किलो यूरिया दे दिया। इसकी कैपेसिटी नहीं इतनी है। हम जैसे एक छोटे बच्चे को पालन पोषण करते हैं, इसी तरीके से ये पौधा है। इसका पालन पोषण करना है हर्म, और इसको अच्छा पौधे को स्ट्रॉन्ग करके और इससे ज़्यादा पैदावार लेनी है। जो पौधे में फंगस वगैरह की प्रॉब्लम आ जाती है, उसमें दवाई वगैरह भी वो भी ड्रिप के द्वारा दी जाती है। संरक्षित खेती में अधिक उपज और फायदा तो बहुत होता है, लेकिन इसके लिए तकनीकी बातों पर अधिक ध्यान देने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि कई बार किसानों को सही जानकारी नहीं होने से भारी नुकसान भी हो जाता है। और ये जो नेट वगैरह है, ये 40 मैस का होना चाहिए हमेशा। यही छोटी बहुत ही बरीकी चीज़ है, लेकिन आपकी मैनेजमेंट जितनी प्रॉपर रहेगी उतना ही आप अधिक पैदावार अपने नेट हाउस से ले सकते हो। जो हम पारंपरिक खेती कर रहे हैं उसको देखते हुए हम एक आधुनिक कृषि तकनीकी की तरफ हमें आना पड़ेगा, और पानी का भी इसमें बचाव है, एक समय की भी कम है, और एक आय का भी इसमें एक अदर फसल से उन्नत फसल होती है और उसमें आय में भी वृद्धि होती है। मैं किसान भाइयों को यही कहूँगा, अगर आप खुले में भी खेती करते हो, ओपन फील्ड में भी, तो आप उस पर ड्रिप इरिगेशन का करो, और नेट हाउस आप समझो, ट्रेनिंग लो। उसके साथ हमारी सरकार अनुदान राशि दे रही है, उसका भरपूर फायदा उठाओ। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है, उसे पूछा है ग्राम अर्जुनपुरा, जिला कोटा के किसान रामचरण सैनी ने। आप धनिया की खेती पर जानकारी चाहते हैं, तो रामचरण जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे धनिया की खेती के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि धनिया हमारे यहाँ की मुख्य मसाला फसल है। इसकी पत्तियाँ और इसके बीज दोनों मसाले के तौर पर उपयोग किए जाते हैं। धनिया का पौधा आप लोग जैसा कि जानते हैं कि ये शीतोष्ण, मतलब जो ठंड की फसल, अपन एक तरह से कह सकते हैं कि ठंड की फसल है। खेत की तैयारी के समय एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से और 2 जुताइयां देशी हल या कल्टीवेटर से करने के बाद पाटा लगाकर खेत को समतल कर लेना चाहिए। अब बात आती है खाद और उर्वरक प्रबंधन की। तो जैसा कि 10 से 15 टन FYM प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसको पहले मिला देना चाहिए। साथ में किसान भाई जैसा कि जानते हैं कि इसमें फास्फोरस, पोटेशियम हमको बेसल डोज के तौर पर ही दे देना चाहिए, और नाइट्रोजन की आधी मात्रा हमको शुरू में देना चाहिए, और पहली पत्ते की कटाई होने के बाद और सिंचाई करने के बाद हम इसमें बाकी आधी की मात्रा डाल सकते हैं। अपन रबी में जब फसल लेते हैं तो इसके बीजों में अच्छी सुगंध रहती है और इनकी क्वालिटी अच्छी रहती है। तो उसके हिसाब से अपने किस्में भी हैं, जैसे सिम्पो S33, RCR 684 और RCR 435। ये ख़ास तौर से बीजों के लिए ये बहुत अच्छी किस्में हैं और इनका इसके लिए उपयोग किया जाता है। दूसरा जो है कि अगर हमको पत्ती भी चाहिए और बीज भी चाहिए, तो उसके लिए जो किस्में हैं JD1 और RCR 480 और गुजरात धनिया 2 है। ये सबसे अच्छी
डुअल पर्पज किस्में हैं। साथ में अगर सिर्फ हम पत्ती के लिए खेती करते हैं तो उसके लिए गुजरात धनिया 2 और RCR 728 बेहतर किस्में हैं। जहाँ तक बीज दर की बात है तो हमारे खेत में अगर नमी अच्छी है तो हम इसके लिए 20 से 25 किलो पर हेक्टेयर के हिसाब से बीज रखते हैं, और अगर नमी कम है तो हमें थोड़ा सा बीज दर ज़्यादा रखना चाहिए। 25 से 30 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हम इसकी बुआई कर सकते हैं। किसान भाइयों, बीज को हमेशा किसी प्रमाणित संस्था से ही खरीदना चाहिए। साथ ही भूमि जनित रोगों से बचाने के लिए मैकोजेब 3 ग्राम दवा से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करना चाहिए। इसमें रो टू रो जो डिस्टेंस है वो करीब 30 सेंटीमीटर के आसपास रखना चाहिए। ये खेत की मिट्टी और किस्म के अनुसार ये चीज़ वेरी कर सकती है। किसान भाइयों, धनिया की जो खेती है इसमें 4 से 5 सिंचाई की आवश्यकता होती है। ये डिपेंड करता है कि आपकी खेत की ज़मीन कैसी है, उसकी जल धारण क्षमता कैसी है। तो खेत में आप नमी का स्टेटस देखते रहें, नमी की स्थिति देखते रहें और उसके हिसाब से 4-5 सिंचाई इसमें लगती है। मुख्य रूप से इसमें जो समस्या है वो आती है खरपतवार नियंत्रण की। तो किसान भाई, जैसा कि आप जानते हैं, बुआई के तुरंत बाद इसमें हम स्टाम पिक्स्ट्रा या पेंडामेथिलिन जो स्टाम 30 के नाम से आता है 1 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उसका उपयोग कर सकते हैं। पर किसान भाइयों को कोशिश ये करनी चाहिए कि चूँकि हम इसकी पत्तेदार सब्जी के लिए उपयोग करते हैं, सीधे इसका कंजम्पशन करते हैं, तो हमें केमिकल का उपयोग कम से कम करना चाहिए और हाथ से निदाई गुड़ाई इसके लिए बेहतर होती है। तो इसमें 1 से 2 निदाई गुड़ाई की आवश्यकता होती है। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।